आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। पुनः एक बार आप नमस्कार स्वीकार करें। आज बहुत खूबसूरत दिन है क्योंकि हमारे साथ है एक व्यक्तित्व जिनका नाम है श्री सुदेश भोसले जी। वैसे यहाँ केवल श्री लगाया है, सामान्यतः हम लगाते हैं अभिनेता हैं, गायक हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, बहुत सारे शब्द हैं, परफॉर्मर हैं। हम ये सारी चीजें अलग अलग व्यक्तित्व के साथ अलग अलग लगाते हैं, परंतु आज समझ नहीं आ रहा था कि उपमा क्या दी जाए, इसीलिए उपमा दी नहीं, सीधे श्री सुदेश भोसले जी से मैं काम चला रही हूँ और मैं बुला रही हूँ आज विविध भारती में आपके साथ ढेर सारी बातचीत, ढेर सारी अपने सुनहरे सपने और जो उन्होंने जिया है उस जीवन को आपके साथ साझा करने के लिए। तो चलते हैं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे आज का यह कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है कि नवोदित कलाकार जो है उन सब के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो बस हमारे रेडियो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन के साथ बने रहिए और सुनते रहिए बेहतरीन कार्यक्रम। हमारे साथ हैं बेहतरीन कलाकार श्री सुदेश भोसले जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत सारा विविध भारती परिवार में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बहुत सारी क्वालिटीज आप में है, बहुत सारी उपमाएं मैं आपको दे सकती हूँ और उन्हीं उपमाओं पर आज की हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जब मेरे समक्ष एक खूबसूरत गायक हैं भोसले सर, हम चाहते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत जब इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन गायक समक्ष विराजमान है तो उनकी आवाज में गणपति बप्पा की स्तुति से ही आरंभ किया जाए तो बहुत खूबसूरत होगा। तो अगर कुछ पंक्तियां आप हमारे लिए गुनगुना दें। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी गणेशोत्सव बिल्कुल नज़दीक है, गणपति बप्पा आने को है, तो एक गाना मैंने गाया था अग्निपथ में लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में, उसकी दो लाइनें सुनाता हूँ। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। अरे गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। जिसने जो मांगा उसने वो पाया, रास्ते पे हैं सब लोग खड़े। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, हे मोरया रे बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया। संगीत बैकग्राउंड में नहीं है और आप गा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतना सुरीला बैकग्राउंड में संगीत बजे बिना और इतनी ऊर्जा से भरा गाना, मजा आ गया। एक्चुअली शुरुआत है गणपति बप्पा का नाम लिया, उसके बाद मैंने गाया तो आशीर्वाद मिल गया सबके लिए। तो हमने मिलके गणपति बप्पा का स्वागत किया है जी। अब पेश किया जाए, आरंभ किया जाए। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सर। पहली बात तो विविध भारती ने आपको इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से बुलाया और सच्ची बात यह है कि आपका शेड्यूल, आपके इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं और आप समय निकाल कर आए, उसके लिए विविध भारती आपके लिए हमेशा बहुत धन्यवाद कहता रहेगा। नहीं, एकदम कहते ना मोस्ट वेलकम। बट कैसा ना, विविध भारती कहते ना कि जब से होश संभाला है तब से विविध भारती इसे ही सुनते आ रहे हैं, इसको सुनते हैं और जिनके साथ बड़े हुए हैं उनको एक तो भूल नहीं सकते, और बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं गुरु जो है वो गुरु रहता है। क्या बात है। तो विविध भारती के लिए वो सम्मान, रिस्पेक्ट। और देखिए अभी तो अनेकों सैकड़ों हजारों चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, लेकिन जब विविध भारती आते हैं तो वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है हमारे लिए। मतलब जब कुछ नहीं था तब जिसने संभाला उसके लिए तो रिस्पेक्ट होगी, उसके लिए समय निकालना ही होगा। और जब मैं आया बाहर से तो मैंने देखा कि इतनी दूर ये बसा हुआ स्टूडियो, उसके बावजूद भी जो बाहर फोटोग्राफ्स मैंने देखे तो मुझे शर्म आई। मैंने सोचा कि यार मैंने
इतनी देर क्यों लगाई आपने हाँ बोलने में? ये आप सबका स्नेह होता है और कहते हैं कृतज्ञता हमेशा रहनी चाहिए और वो आपके अंदर भाव है। सो प्रार्थना करूंगी ईश्वर से ये बना रहे। अब मैं आती हूँ, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में हैं और जी जब जाना कि आप आ रहे हैं तो सोचा क्यों ना सारे प्रश्नों को उड़ेल दिया जाए। बिल्कुल पहला प्रश्न ये है कि पिताजी हैं श्री एन.आर. भोसले साहब, जी पेंटर हैं और छोटे मोटे पेंटर नहीं हैं। मुगले आजम जैसी फिल्मों के होर्डिंग्स बनाते हैं और उनकी होर्डिंग बने बिना फिल्म चल नहीं सकती। माँ हैं श्रीमती सुमनताई भोसले साहब, खूबसूरत गाती हैं। माँ तो माँ, नानी और अच्छा गाती है। मतलब ये कहा जाए शास्त्रीय गायक अगर बैठे तो अग्रिम पंक्ति में ये दोनों विराजमान हैं। बिल्कुल और इस सब के साथ कितना कुछ आपने देखा होगा फिल्म जगत के बारे में और इस दुनिया में, इस फिल्मी दुनिया में उसमें स्थान बनाने के लिए क्या इन सब ने आपको सपोर्ट किया, धक्का दिया, भेजा गया या खुद से वहां चले गए? एक्चुअली बड़ा विचित्र तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत एक्साइटिंग जो मेरा सफ़र रहा है। जी क्योंकि जैसे अपने माता का नाम लिया, जी। मम्मी का सुमन भोसले जी और दुर्गाबाई शिरोडकर, वो आगरा घराने की बहुत प्रसिद्ध गायिका थी। अजमत हुसैन खान साहब की शिष्या जी। थी। और पिताजी उस वक्त के बहुत मशहूर पेंटर आर्टिस्ट। जी और ये वो ज़माना है 50, 60, 70s का, जब ये डिजिटल प्रिंटिंग या ये बड़े बड़े अभी जो डिजिटल होर्डिंग्स जी। आप देखते हो वो था नहीं, हैंड पेंटेड होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स लगते थे और ये एक ही जरिया था किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी करने का। जी और जितना मूवीज़ स्क्रीन्स को इम्पोर्टेंट दिया जाता था, हीरो हीरोइंस को जी। या उस बड़ी फिल्म को, उतना ही इम्पोर्टेंस उस वक्त बैनर्स या पोस्टर्स को दिया जाता था। और एक बिलीफ था, एक ऐसा मानते थे कि सपोज आज 12 बजे पहला शो होने वाला है किसी भी फिल्म का, जी तो अगर 12 बजे से पहले उस थिएटर में अगर वो बैनर या पोस्टर नहीं लगा तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी, कोई जाता नहीं था अंदर। अच्छा। इतनी ताकत थी उस पोस्टर में। और जैसे अभी प्रोमोज होते हैं, हीरो खुद आके बोलता है टीवी पे या यूट्यूब चैनल्स पे कि जी। ये है, वो एक ही बैनर ऑडियंस को आकर्षित करता था। केवल एक बैनर, मतलब उसमें कुछ हीरो हीरोइंस, कोई विलन का, ये कोई जी चाकू लेके खड़ा है, कोई बंदूक लेके खड़ा है, या पीछे बैकग्राउंड के, उस बैनर से लोगों को आइडिया आ जाती थी फिल्म क्या होगी। मतलब सोचिए वो आर्टिस्ट कितने बड़े होंगे और उस पोस्टर में कितनी ताकत होगी। सच में, मतलब रंगों से जी। लोगों की भावनाओं और तक कोई पहुंचे। प्रिंट नहीं। सपोज मुझे याद है अगर 35 थिएटरों में फिल्म रिलीज हो रही तो उतने बैनर्स बनाने पड़ते थे, एक 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 एक। तो 35 के Individual। 35 अलग अलग बनाए जाएंगे बिल्कुल। और सब एक से होंगे। हाँ, एक से होंगे या डिफरेंट होंगे, लेकिन फिर उस बैनर को हैंड कार्ड जिसको ना जी, हाथ ठेला के हम लोग जी। हाथ गाड़ी बोलते, जी उसके ऊपर बिछा के फिर वो स्पेशल लड़के होते थे, अच्छा सिर्फ वही वो काम कर सकते थे। फिर अच्छा। थिएटर पे चढ़ के उनको बांधना प्रॉपर। जी और फिल्म के रिलीज होने से 2 महीने पहले से पब्लिसिटी शुरू होती थी। कहाँ? ये हाईवेज, जुहू बीच, जो मेन सेंटर्स हैं, जी मुंबई गुजरात का बॉर्डर, ये जी। पूरे महाराष्ट्र, तो वो एक 2 महीने से जैसे होता ना अवेयरनेस, जी प्रमोशन, वो होता था। और नॉर्मली एक होता ना जनरल आम लोगों की ये भावना है कि आर्टिस्ट, पेंटर मतलब क्या, एसी स्टूडियो में बैठे होंगे, मस्त बना रहे हैं, और जब मोड़ बना तब बनाया, फिर 2 दिन बाद फिर बना, 6 महीने एक पेंटिंग बन रही, ऐसा नहीं था। हमने मतलब बड़ा स्टूडियो होता, स्टूडियो मतलब गराज टाइप, उसकी हाइट होती थी 20-25 फीट। हाँ, और उसमें बैनर्स होते थे 10 बाई 20 फीट के, 10 10 बाई 20 फीट फीट 20। हाँ, बहुत बड़ा हो गया है ये तो बड़ा हो गया। हाँ अब कभी कभी 20 बाई 40 के बनते थे, तो ये 4 बैनर्स पेंट करने पड़ते थे। उसमें राजेश खन्ना की एक आंख इस बैनर में है,
तो दूसरी आप वो चौथे बैनर में है। अच्छा। अच्छा, फोटोग्राफ कितना उसके साइज, बस 1 इंच, हाँ, तब तो बहुत छोटे फोटो बनते इतना हैं। या 2 इंच, जी। उसमें उसमें 30 फीट का राजेश खन्ना बनता था। ओके। तो एक पेपर पे नहीं, वो आसान है, तो एक यहाँ एक वहाँ, और फिर उसको ज्वाइन करना पड़ता था, जी। और फिर थिएटर पे उसको बांधना पड़ता था। अभी उसकी भौं है या नाक है या होठ है, जब 4 बैनर एक साथ आ गए तो एक ऊपर कटा हुआ नहीं लगना चाहिए ना, तो हम लोग क्या करना पड़ता था, जब ट्रैफिक बंद हो जाती थी रात के 2 बजे बस वगैरह, स्टूडियो के बाहर ही चारों बैनर ले आते थे हम लोग, अच्छा। उसको रास्ते में बिछाते थे, फिर वो जो फ्रेम का जो लकड़ा उस पर चलते चलते जाके वो चारों ज्वाइन करते थे, पेंटिंग से ओह, मैच करते थे। ये बहुत मेहनत था। हाँ, और अ, पिताजी से मैं कहा मुगले आजम, झनक झनक पायल बाजे, जी। दोस्ती, मतलब वी शांताराम जी के सारे फिल्म्स, दादा कोंडके की सारी फिल्में, राजश्री प्रोडक्शंस की सारी फिल्में, बी नागी रेड्डी, जे ओम प्रकाश जो राकेश रोशन जी के ससुर हैं, जी। मतलब ऐसी अनगिनत। जी। फिर लता जी प्रोड्यूसर थी, सख्या सजना जैत्र जय, जी। तो उनके भी हैं। और अभी मेन जो आपका सवाल है जी। कि गाना, तो हुआ ये कि जब से होश संभाला देख रहा हूँ कि चारों तरफ क्लासिकल के सुर, जी। प्योर क्लासिकल, जी। और एक तरफ देखता हूँ चारों तरफ पेंटिंग्स रंग पेंटिंग ही है। पेंटिंग। हाँ। और उस वक्त के माता पिता कैसे थे, शायद आपके माता पिता की, बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। हाँ, फिर मास्टर और जी समझ पिताजी को तो याद भी नहीं रहता था कि बोले अरे ये कौन से स्टैंडर्ड में पढ़, कौन सी क्लास में कौन है सी ये? कक्षा में तो माँ को याद रखना पड़ता। तो वही सेम टिपिकल था हमारा। और पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं। हाँ। मतलब एवरी मंथ हमारी टेस्ट होती थी अलग अलग विषयों में, और मुझे 5-6 मेरिट कार्ड्स मिलते थे। क्या बात है। इंग्लिश में, एरिथमेटिक, मैथ्स, साइंस और ड्राइंग में। क्या बात है। तो उस वक्त ये था सिर्फ पढ़ाई करनी, अच्छा, आगे क्या बनना है ये निर्णय नहीं लिया। ना माता पिता ने सोचा था ना मैंने सोचा था। हाँ। तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जी। और अभी होता ना कि अब जो ज़माना है इतना अफोर्ड कि बच्चा पैदा होने से पहले ही माता पिता सोच लेते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर बनेगा, जी। है ना, या ऋतिक रोशन बनेगा, या जो भी, या लता मंगेशकर बनेगी, या किशोर कुमार बनेगा। जी। तो उस वक्त ऐसा नहीं, बस बच्चा बड़ा हो जाए, छोटी मोटी डिग्री ले ले बस। और ये करते करते 9th स्टैंडर्ड में था मैं, 14 की उम्र थी, 1974। अच्छा। मैं पिताजी को मिलने गया स्टूडियो में स्कूल से। अच्छा। और वहाँ देखा कि सारे, देख रहा हूँ राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी की बैनर, पिताजी और मेरी मम्मी की वो जो लेटरिंग्स होती है ना, जो क्रेडिट्स, वो मम्मी लिखती है, नीचे वाला जो आन मिलो सजना, लक्ष्मीकांत प्यारे, मतलब उनकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत। हाँ, और वो हैंडराइटिंग से पेंटर आर्टिस्ट थी। आर्टिस्ट। हाँ, तो वो मम्मी करती। तो मैं गया तो देख रहा हूँ पिताजी और 15-20 असिस्टेंट्स और इतने सारे 15-20 बैनर्स बन रहे हैं। तो मैंने देखा और एक पता नहीं अंदर से मुझे लगा, तो मैंने डर डर के पूछा कि मैं एक स्केच करूँ क्या? तो बोले कर ले, कोई बात नहीं, अगर लग रहा है, अगर कुछ बिगड़ भी गया तो हम लोग हैं। और ऑयल पेंट था ना जी। तो अगर मैं गलत भी करता हूँ तो ऑयल पेंट सुधारा जा सकता है, वाटर कलर बहुत डिफिकल्ट है, एक बार ब्रश रख दिया वो फाइनल। तो एनीवे मुझे एक छोटी सी फोटोग्राफ दी गई, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी ऐसी है और उनके सीने पे वो राजेश खन्ना ने सर रखा। उसको वो पोस्टर बहुत फेमस हुआ था। जी। तो मुझे पता ही नहीं, मैंने मेरी लाइफ का पहला स्केच मैंने किया 15 मिनट में, और वो देखते ही सब लोग क्यों कहते हैं ना, आंखें खुली की खुली रह गई। बोली क्या किया तुमने? क्या किया? बोले इतना हुबहू, इतनी जल्दी? तो पिताजी इतना खुश हुए, बोले बेटा कल से तू स्कूल मत जा। ये करने आ नहीं, मैं वापस घर ही नहीं गया। अच्छा। हाँ, 1.5 महीना मैं स्टूडियो में रहा, कपड़े वगैरह मम्मी लेके आई दूसरे दिन। हाँ। और उस उम्र में मेरे हाथ के बैनर्स लगे 19 मुंबई में। फिर ये मैंने भी सोच लिया, मम्मी डैडी ने सोच लिया कि अब ये तो पेंटर ही बनेगा और अब मेरा ही बिजनेस ही आगे बढ़े। तो फिर प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनर, मतलब 74 से 82 तक 24 घंटे पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए स्कूल कॉलेज में जाता था।
और मुझे खुद यकीन नहीं आया कि मेरा पेंटिंग इतना अच्छा होगा, और जबकि मैंने कभी सीखा नहीं था। इसके पहले आपने कभी स्केचिंग नहीं की थी? स्कूल वूल में की थी, हाँ वो लेकिन ठीक है। एक पोर्ट्रेट करना वो जी। नहीं। तो एनीवे, तो मैंने भी सोच लिया चलो यार मज़ा आ रहा है पेंटिंग करने में, और इतना हुबहू अगर मेरे में टैलेंट है जी। तो। और फिर कुछ कुछ बैनर्स ऐसे लगे कि पिताजी बोले मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, यही लग जाएगा। परफेक्ट है। हाँ, और वो भी किया कि वहाँ के जो जो बांधने वाले लड़के होते थे ना, एक अलग टैलेंट होता है वो जी, चढ़ के बांधना, चढ़ना बांधना, रस्सी पे पूरे चढ़ना। ट्रैफिक को बचा के बहना। तो उनका एक कहावत थी, अगर उनको 10 रुपए दिए हाँ। तो वो लगा देते, अगर प्यार से 100 रुपए दे तो उसी बैनर के नीचे लुढ़क के सो जाते थे। हाँ एकदम हरिओम। तो फिर उस माहौल में पिताजी ने, हमने खुद वो हथकड़ी चला के, गंगा जमुना मुझे याद है जी, थिएटर पे चढ़ के बैनर्स भी बांधे। गंगा जमुना फिल्म का थिएटर पे चढ़ के बैनर आपने खुद ने बांधा है? जी जी। वेरी गुड। और कभी कभी होता था ना कि वो एक पुलिस स्ट्राइक हुआ था, मुझे याद है जी। जब उनका ये नीली पैंट और नीला शर्ट वगैरह, पुलिस ने ही स्ट्राइक किया था और पूरी मुंबई बंद थी। तब मुझे याद है मैं कुछ बांद्रा से वर्ली तक चल के गया था स्टूडियो में। और वो सारा माहौल। तो एनीवे, पेंटिंग कर रहा था और घर में आते तो मैं गोवा का हूँ, शिरोडा गांव है हमारा, शिरोडकर, हाँ कोंकणी, और कामाक्षी देवी हमारी कुल देवता। और माता पिता वहाँ के थे, तो उनको ना प्योर क्लासिकल म्यूजिक, नाट्य संगीत और सुगम संगीत, इसके अलावा कोई म्यूजिक मालूम ही नहीं था उनको। और मैं क्योंकि कॉलेज में वगैरह जाता था, स्कूल में, तो मैं विविध भारती लगाता था। अरे वाह। उधर पिताजी ने सुना हे हो तो ये ऐसा कोई गाना होता है, बंद कर दो उसको। मतलब उनको हिंदी गानों से नफरत थी। पर वो तो पेंटिंग इन्हीं की करते थे ना? करते थे, लेकिन बोले ये गंदा है। अच्छा। हमको, अच्छा, खुद हिंदी फिल्मों के पेंट करने में हमको हिंदी फिल्में देखना बैन था। जो होर्डिंग आप लगा के आए हैं उस फिल्म को देखने आपके लिए बैन था, आप देखने नहीं जा सकते? नहीं जाते थे, लेकिन वो जो पेंटिंग करते उनको पास से मिलते, हमको साथ में ले जाते थे। लेकिन ये गाने सुनना ना, हाँ, बोले ये क्या है, ये उनके लिए बड़ा वो कुछ अजीब लगता था, ये बर्दाश्त नहीं होता था। और मेरा उल्टा हुआ कि मुझे बिना का गीतमाला, विविध भारती, मुझे 100-150 गाने बाहर थे, रफ़ी साहब के, किशोर दा के, हेमंत दा के। और एक 78-79 में ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं, अच्छा 24 घंटे मम्मी को सुन रहा हूँ शास्त्रीय संगीत, घर में रियाज कर रही, लेकिन मैं पेंटिंग। और मेरा रोज का रूटीन था, गोरेगांव में 8:11 की ट्रेन पकड़ के महालक्ष्मी उतरना, और वो भी ऐसे नहीं, पूरे पेंट्स लेके, लिंसीड ऑयल लेके, बाहर लटक के, वो जो ना, हाँ, वो बीच वाला जो खंभा होता है, सब कर चुका हूँ। और महालक्ष्मी स्टेशन में उतर के वर्ली में जाना है स्टूडियो में, तो एक बस स्टॉप जाता था, वो तो 5-6 बसेस भर के आती थी, फिर अगले बस स्टॉप जाता था, शायद वहाँ मिल जाए। ऐसा करते करते रोज चल के जाता था महालक्ष्मी टू वर्ली। मतलब मेहनत बहुत करी। मेहनत नहीं, उस वक्त मजा आता था। तो चलो अगले स्टॉप। तो एनीवे, तो 82 तक 24 घंटे स्टूडियो में सिर्फ एग्जाम्स देने, मैंने कहा स्कूल और कॉलेज में जा। और उस वक्त ना मुझे 1-2 आवाजें बड़ी आकर्षित करती थी। जी, कौन कौन सी? सहगल साहब और सचिन दा। अच्छा, समझ में कुछ नहीं आया जी, फिर भी मैं तभी, ये मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना है, कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तो, क्या मैंने किया है। ये अपने आप में हमारे श्रोता विश्वास नहीं करेंगे कि आप गा रहे हैं इतना, और बिल्कुल जैसा। और एक दूसरी आवाज थी, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथ
हूँ, मैं कितना खुश हो रही हूँ, मेरे श्रोता कितना खुश हो रहे होंगे विविध भारती के। ऐसा ऐसा एक सेकंड के लिए लगा कि सचिन देव वर्मन जी का एक कोई रियाज करते समय का गाना यहाँ पे रिकॉर्ड करके बजा दिया हो। और बिल्कुल सेम वो था। उम्र ऐसी थी ना कि देखो बच्चे ना कभी डरते नहीं। हाँ। जैसे ना मैं भी बेशर्मियों की तरह चिल्ला चिल्ला के गाता था और सुर लगे नहीं लगे फिक्र नहीं होती थी। लेकिन ये किशोर दा, मुकेश जी, पंचम दा, ऐसे तो ऐसा करते करते 3 4 5 6 7 आवाजों में मैं गाने लगा। जी। और कभी ध्यान नहीं, मतलब पेंटिंग ही करना है। जी। फिर अचानक मैंने रियलाइज किया कि दादा मुनि की आवाज़ है, अशोक कुमार जी, सचिन, अपने संजीव कुमार साहब, अमजद भाई, ये अब मजाक मजाक में मैं करने लगा। तो दोस्तों में थोड़ा सा स्कूल में पॉपुलर हुआ। फिर किसी की गणपति की पूजा हो, मतलब घर में पूजा हो, कोई बर्थडे हो, ऐसा करते 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 और फिर कुछ लोग स्टेज पे बुलाने लगे। श्री सुदेश भोसले जी बन गए। नहीं बना नहीं। अरे एक शो है, आ जा, 1 2 गाने। फिर एक ऑर्केस्ट्रा मेलोडी मेकर्स में मुझे बुलाया गया जी। और उस वक्त मैंने देखा गाने का तब तक एक शौक अंदर से एक जाग गया था कि मुझे भी गायक बनना है। लेकिन जिस ऑर्केस्ट्रा में हम जाते थे ना 70, इतना मतलब पॉपुलर था ऑर्केस्ट्रा, तो वहाँ तो 5 वॉइसेस फिक्स रहती थी। लता जी, वॉइस ऑफ लता मंगेशकर, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर दा और मुकेश जी, 5। अब मुझे शौक है गाना, तो बोले सब नहीं, हमारे यहाँ तो सब सिंगर्स हैं, वॉइसेस, आप क्या करोगे? मैं हेमंत कुमार बनूंगा। अलग हेमंत कुमार बन के मैंने या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझे कोई भी चुप रहने दो, मैं उनको खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। तो सर, इसमें जो गम शब्द का प्रयोग वो जिस तरह से हेमंदा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपने किया है, कोई अंतर नहीं। तो हेमंत कुमार, तो जिस दिन किशोर कुमार एब्सेंट हो तो मैं किशोर कुमार बन जाता था। अच्छा, बोले आज तो हेमंत कुमार भी है, तो फिर मैं मतलब जैसे पंचम दा बन गया, कभी आर.डी. बर्मन, कभी एस.डी. बर्मन, भूपेंद्र जी, अलग अलग करते ऐसे करते 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 लोगों को लगा यार ये है एक बंदा बहुत कुछ करता। और उस वक्त कुछ लोगों को मैंने सुना, संजीव कुमार, दादा मुनि, ओम प्रकाश, दिलीप साहब, उधर उस वक्त के। और अचानक मैंने ना, मेरे गले से जितने पॉपुलर आर्टिस्ट थे ना, ये फेमस जो दिलीप साहब, उस समय के जो सुपरस्टार, और अचानक लोगों ने पहली बार सुना अमिताभ बच्चन ऑन स्टेज। हाँ, मैं वहाँ कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि अमिताभ बच्चन की कोई नकल कर सकता है। उसी के साथ तो लोग अट्रैक्ट हुए, यार ये अमिताभ बच्चन की कोई नकल कर रहा है। फिर मैंने कुछ ऐड किए रेयर वॉइसेस, सुनील दत्त साहब, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, असरानी, ये कुछ अलग है। तो ये होता ना कि लोगों को यार अच्छा लगता है, तो फिर वहाँ मुझे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलने लगे। ऐसा करते करते 82 में मेलोडी मेकर्स वालों ने मुझे कहीं देखा कि आप हमारे साथ शोज करोगे, तो कहते ना। और वो वक्त था जब ये ना हैंड पेंटेड नेचुरल पेंटिंग का दौर खत्म होने लगा और डिजिटल वाले मामले आए सारे। सर, मेलोडी मेकर्स तक जाने के पहले एक प्रश्न मेरे मन में कौन रहा है। मम्मी शास्त्रीय गायिका है जी, आई आपको बिल्कुल, तो क्या आप उनके पास बैठ के सीख रहे थे? मैं रियाज जब करता था ना जी, सोचा था कि सिंगर बनना है, कि कभी की तो वो बराबर सुनती, सुरेश थोड़ा सा ठीक कर लो इसे, अच्छा, बिठा देती, लेकिन सिंगर बनाने के लिए नहीं, ऐसे सिखाने के लिए आप सीख रहे थे। लेकिन मैंने भी और घर में सब ने लगा ये आगे जाके पेंटर बनेगा, क्योंकि मैं बैठे बैठे ऐसे स्केचेस, मैं आपको फिर भेज भी दूंगा जी प्लीज। 77-78 के मेरे बने हुए स्केचेस जी, तो मुझे यकीन नहीं होता उस वक्त कैसे बनाए। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये सब पेंटिंग वगैरह छोड़ने के बाद भी कुछ साल पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट के 150 साल पूरे हुए,
हाँ। तो मेरी दो सिस्टर्स वहाँ ग्रेजुएट डिप्लोमा किया उन्होंने, जी। तो उसमें मुझे एज ए गेस्ट बुलाया और शशि कपूर साहब वहाँ एज ए गेस्ट एंड एज ए मॉडल आए थे। अरे वाह। मतलब जे स्कूल ऑफ आर्ट को जब 150 साल पूरे, जी। तो मैं मेरी फोटोज भी हैं कि शशि कपूर 20-25 फीट दूर बैठे हाँ। और जे के जितने टॉप के पेंटर्स हैं वो जी। अमोल पालेकर जी, वो भी जे के स्टूडेंट और मैं हम्म। स्केच किया था और सबसे पहले मैंने किया था और सिर्फ मुझे शशि साहब ने ऑटोग्राफ दिया। क्या बात है। तो ये हुआ कि 80s में ना धीरे धीरे ये बैनर्स कम होना शुरू हो पीछे गए। जो डिजिटल हो गया और फिर मेरा कहते हैं ना कि मैं हमेशा होता कि मेरा ब्रश दूर होता चला गया और माइक पास आता गया। और घर में वही मामला था। फिर हमारे कुछ रिलेटिव्स पड़ोसी ने बोले आपको पता है आपका बेटा क्या करता है? बोले नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल आँख उठा कर देखता भी नहीं मुझे। अच्छा, पापा को अभी तक पता नहीं? कुछ नहीं माना, उनको पसंद भी नहीं था। हाँ, पसंद नहीं था और पता और भी नहीं कुछ था। और वो मैं सबसे शर्मीला एकदम चुपचाप डरा हुआ बच्चा और सब उनके फ्रेंड थे हमारे जो कॉलोनी वाले, अरे जरा जाके देखो तो सही। तो एक दिन चुपचाप आए दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम, मम्मी पापा बैठ गए अंधेरे में। हाँ। और जब देखा ऑर्केस्ट्रा पहली बार और जब मैं आ रहा हूँ तो लोग तालियां बजा रहे, सीटियां, बोले अरे ये कब हुआ ये कब हुआ। फिर परिवर्तन कैसे होता है जी। लोगों का मेरी तरफ प्यार या वंस मोर यो देखते हुए उनको धीरे धीरे किशोर कुमार भी अच्छे लगने लगे, उनको हिंदी फिल्में और मेरे हर शो में आने लगे। तो पता चला कि क्योंकि फिल्म हिट हुई, रशिया फिल्म फेस्टिवल में भेजनी थी, तो इन्होंने कुछ रील्स ऐड किए और उसमें अनिल कपूर को डब करना जी। और अनिल कपूर बोल रहा है मेरे पास समय नहीं है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। तो मुझे बुलाया गया, अनिल जी को मैं मिलने गया, उन्होंने बुलाया तो बोले सुदेश जी वो मेरी आवाज़ सुनाई। तो मैंने सर मैंने कभी की नहीं। अरे कर सकते हो यार, करो। तो मतलब 2 रीलें करनी है और मेरे पास टाइम नहीं, मुझे यहीं से एयरपोर्ट निकलना है जी। तो मैंने कहीं किसी का स्टेज पे शायद सुना के एक उनका वॉइस था, अरे मस्का बाबा झकास एकदम क्या झकास तो वो अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे चलो चलो यू डू इट, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने ना वो 2 रील्स पहले किए मिस्टर इंडिया के। वो भी कैसे पायलट ट्रैक जो होता है, जो नॉर्मल लोग कर नहीं जाते कि शूटिंग के वक्त जो डायलॉग बोले जाते हैं वो जो रिकॉर्ड करते दैट इज पायलट ट्रैक। तो वो मैंने उसी वक्त सुन के 2 रील्स कर दी और मेरी आवाज़ में वो रशिया फिल्म फेस्टिवल में गई वो 2 रीलें। उसके बाद मेरा संजीव कुमार डबिंग चल रहा था। अचानक एन चंद्रा जी ने मुझे बुलाया, बोले सुदेश मैंने एक नई फिल्म बनाई है और उसको सेंसर करना है, अनिल कपूर 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। तो मैंने बोला मैंने कभी किया नहीं, अरे मैंने सुन लिया तेरा वो मिस्टर इंडिया का, मैं नहीं आता, वो मेरे गले में सूट नहीं कर रहा, कोशिश तो कर, खाली सेंसर्स के लिए चाहिए। तो वही मैंने पूरी फिल्म वो पायलट ट्रैक का वो हेडफोन लगा के की मैंने, सब हो गया। उसके बाद जब मिक्सिंग की बारी आई तो साउंड इंजीनियर कंफ्यूज हो गया। अच्छा अनिल जी ने भी वो डबिंग की फिर आके। अच्छा, बाद में आके उन्होंने भी किया, लेकिन मिक्सिंग के वक्त साउंड इंजीनियर कंफ्यूज हो गए, सुदेश भोसले का ट्रैक कौन सा है, अनिल कपूर का ट्रैक कौन सा। और पहली काफी प्रिंट्स मेरी आवाज में। और एन चंद्रा अभी परसों मुझे जब अवार्ड मिला तो बोले आज तक किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ प्रीमियर भी सिर्फ एन चंद्रा जी और दिनेश गांधी जो प्रोड्यूसर थे और अनिल कपूर, सिर्फ 3 लोगों को मालूम था कि ये अनिल कपूर की आवाज़ नहीं है। हम लोग भी आज तक नहीं समझ पाए। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई। तो सर एक प्रश्न मन में आ रहा है कि बहुत सारे कई लोग हैं नए, जिन्हें नवोदित कलाकार हम कहते हैं, वो कलाकार आके इस दुनिया में सेट होना चाहते हैं, वॉइस ओवर की दुनिया में काम करना चाहते हैं। हम लोग भी आपको देख के कई बार बहुत सारी चीजें सीखते हैं। यहाँ भी बैठ के मैं सीख रही हूँ कि आप जब बात कर रहे हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन यहाँ पे भी दिख रहा है। तो कुछ एक आध टिप, कुछ एक आध शिक्षा कि ये कर लो तो हो जाएगा, या कोई जादू मंत्र जो आपके पास है वो दे दे। नहीं, क्या है अभी काफ़ी इंस्टीट्यूट स्कूल्स हैं जी, जो डबिंग कैसे किया जाता है, वॉइस मॉड्यूलेशन किया जाता है। मैं जब 70s 80s में टूर करता था ना, कई यंग स्टार्स जिन्होंने एंट्री ली होंगी
तो उन वो लोग ना मेरे डे वन जो मेरा जो माइक में जो बेस आता था वो देख के हैरान हो जाते। अच्छा, उनकी फिल्म लॉन्च हुई है, अब वो ना देख रहा हूँ नॉन स्टॉप सिगरेट पी रहे हैं। तो क्यों? बोले आप जैसा बेस बनाना है। मतलब वो ऐसे नहीं होता है, रियाज करो या तो नेचुरल होता है। और सबको अमिताभ बच्चन बनना था उसको। हाँ जी, वो टाइम था। और फिर क्या होने लगा ना, सेहत बना रहे लेकिन वॉइस मैच नहीं कर रही है बॉडी से। हाँ, ऐसा भी हुआ। दोनों जी। तो लेकिन मैं बताऊँ ना, करते 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 हो गया। पर अभी उल्टा अच्छा है, जी हर चीज़ की इंस्टीट्यूट्स हैं जी। मुंबई में। तो पहले इंडिया में कि माइक कैसे फेस करना, कोई स्कूल ही नहीं था। कोई नहीं सिखाता था जी। शो से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले गला कैसे गर्म करना, तो ये अभी इनफैक्ट अच्छा है। और आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन उस वक्त ना वो अलग मज़ा था। मैंने जो पहली लाइन डब की ना, जी वो पहले टेक में वो ओके हो गई थी। तो वो सब मैंने नहीं किया, मैंने सोचा मेरे से कोई करवा रहा है। जी, आप पे आशीर्वाद है। बिल्कुल। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको हनुमान जी कह दूं, जिन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर ये कला भी है। अभी तक के इंटरव्यू में मुझे समझ में आया कि आपको बार बार याद दिलाना पड़ रहा था कि तुम अनिल कपूर भी कर सकते हो, हाँ, संजीव कपूर भी कर सकते हो, आप सब कर सकते हो, आप डबिंग संजीव कर कुमार। सकते हैं, संजीव कुमार जी कर सकते संजीव हैं। कपूर नहीं बन सकता, क्षमा- कैसे मैं चाय बना सकता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं। नहीं सॉरी, आप कई सारे आर्टिस्ट को एक साथ डब कर सकते हैं और ये सारी चीजें आपने सीखी नहीं थी, लेकिन आप खुद ब खुद करते गए और आपको याद कराने के लिए कई सारे जामवंत लगे जो आपको याद कराते रहे और आप करते रहे। ये कृपा आप पर बहुत खूबसूरत रही। सर, आपने फिल्मी जगत में आपने अपनी आवाज में गाने गाए, पर कई सारे किरदार ऐसे हैं जिनके लिए उनकी आवाज में पहुंच के भी आपने गाने गाए। इस चीज के लिए भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, यहाँ तक मैं समझ गई। लेकिन इसके अलावा एक किरदार ऐसा है जिसके लिए आपने मिमिक्री स्टार्ट की और उनके लिए कई सारे गाने गाए और बहुत सुपरहिट हुए, और वो आज भी बहुत अच्छे स्टार्स में काउंट किए जाते हैं, या कहें कि आज भी सबसे अच्छे एक्टर के रूप में उन्हें देखा जाता है। नाम है श्री अमिताभ बच्चन जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी आपने उनकी एक्टिंग की होगी स्टेज पे से, कभी उनको गुस्सा नहीं आया या उनको खबर लगी होगी, उनको कैसे पता पड़ा, आप मिले कैसे, कुछ बात हुई होगी, कोई किस्सा उनसे जुड़ा हो? अच्छा, इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भी अभी मैं करता हूँ जी, वॉइसेस बदल के गाना, वॉइसेस बदल के डायलॉग्स बोलना, ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, ना ही मेरा स्वभाव है, और ना ही मुझे कॉमेडी कभी अच्छी लगी। मतलब मैं बिल्कुल एकदम बोलता ना, एकदम सीधा बच्चा, शाय बच्चा, डरा हुआ बच्चा। घर में कोई मेहमान आते तो मैं पर्दे के पीछे जाके से चुपके से देखता था। एक अच्छी पढ़ाई करने वाला बच्चा, एक अच्छी पढ़ाई करने, और मतलब मम्मी जहाँ जहाँ जाती थी उनका पल्लू पकड़ के घूमने वाला बच्चा। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि सुदेश ये सब तो कैसे कर लेता है। और 3 घंटों के बाद जब मैं स्टेज से उतर के गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं खुद सोचता हूँ आज भी ये मैंने कैसे किया है, इतनी मस्ती कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, जो मेरा बिल्कुल नेचर नहीं है। और कुछ लोग होता है ना इनबॉर्न, उनको देखते ही लगता है अभी हंसना पड़ेगा। हाँ। और दूसरी बात ये, जो मैं ऑफ स्टेज होता हूँ ना, तो मैं सुदेश भोसले रहता हूँ। आपने देखा होगा कि कहना कि वो 24 घंटे बच्चन साहब ही बने रहते हैं, या अनिल कपूर ही बने रहते हैं, या राजकुमार, कपड़े घर में भी ऐसे। तो मैंने ऐसा कभी ना ही उनकी तरह बाल बनाने की कोशिश की वगैरह। तो मुझे आता गया, मैंने दोस्तों को सिखा, मतलब दोस्तों को सुनाया, तो उन्होंने वो हंसे तो बोले यार कुछ बात है। फिर अपने घर ले गए, गेट टुगेदर में, बर्थडे पार्टी, और मुझे नहीं पता चला मैं कैसे स्टेज पे आया। और एक फ़ायदा ये हुआ क्योंकि मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट तो नेचुरल था। लकीली क्या, बच्चन साहब की आवाज़ आने लगी मुझे। और वो वक्त ऐसा था कि जितने टॉप के मिमिक्री आर्टिस्ट थे, कॉमेडी थे,
वो दिलीप साहब, राजकुमार जी, समझे मतलब हाँ, उस सब एक 70s और पहले है। वालों को जी, उन- एक जनरेशन हाँ, पहले वालों को कर रहे तो उनको कर रहे थे। लोगों ने पहली बार अमिताभ बच्चन स्टेज पे मुझसे सुना, थे जी। और वो मतलब अमिताभ बच्चन ने सब लिमिट्स पार कर ली थी, सुपरस्टारडम की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अमिताभ बच्चन को कैसे कोई नकल कर सकता है, लोग हैरान हो जाते। हम्म, तो वो वर्ड जो है ना फैल गया, मुंबई, पुणे, दिल्ली, अमेरिका तक। तब मैं जाता था तो मैं उसमें फायदे क्या हुए मेरे, कि अगर मैं कहीं बाद में जाता भी था ना, तो आइए आइए, मतलब ऐसा नहीं आज चांस नहीं मिलेगा, शुरू में हुआ। लेकिन जब बच्चन साहब आए, हाँ। और उसमें और एक फायदा हुआ, जैसे मैं लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी के यहाँ मिलने गया जी। वॉचमैन को, मैंने बोला कि लक्ष्मी जी को बोला सुदेश भोसले आए, मुझे जरा मिलना है। तो वो अंदर जाता, दौड़ के आता, लक्ष्मी जी ने बुलाया अंदर। हाँ। तो मैं बोला अरे ये क्या, बोले कल जीतू जी आए थे, बहुत तारीफ कर रहे थे तेरी, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी मैं वर्ल्ड टूर्स कर चुका था, क्या बात बिफोर बिकमिंग अ प्लेबैक सिंगर। जी। फिर बप्पी दा के यहाँ गया, अरे बोला 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 सावधान, अरे कल असरानी जी बहुत तेरी तारीफ कर रहे थे, हाँ। शक्ति जी तारीफ कर रहे थे, अमजद भाई था। तो ऑलरेडी मेरा नाम पहुंच गया था। तो वो जो एक होता ना, एक स्टेप मेरी बच गई। हाँ। वो जो वॉचमैन ने हकालना या 10 दिन, तो बहुत प्यार से बुलाते मतलब सब। दरवाजे पे पहुंचे तो बहुत सम्मान के साथ अंदर तक पहुंचे तो ले सही जाएगा। अंदर। जी और अमित जी की जो आपने बात की, जी। उस वक्त अमित जी का रंग बरसे हाँ मेरे अंगने में जी। हिट हो गया था गाना। तो बिल्कुल। मैं दीवार के, जंजीर के डायलॉग्स बोलते हुए, रंग बरसे भीगे जुनर वाले रंग बरसे, अरे किन मारी पिचकारी तोरी, अरे भीगी अंगिया, रंग रसिया हो। तो ये मैं गाता था, तो मुझे वो फायदा हुआ, क्योंकि बच्चन साहब की सिंगिंग वॉइस भी लोगों को पता है। हाँ, उनको ये भी पता थी जी। और फिर ये करते 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 एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मुझे शो में ले गए सूरत में। तो वहाँ मैंने किशोर दा के गाने वगैरह गाए सब, फिर मैंने मिमिक्री की। और मैं एक आइटम करता हूँ जहाँ असरानी जी लता जी का गाना गाते हैं, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजल। तो इस गीत के बदनसीबी से असरानी एक बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और असरानी उनका चेहरा देखकर नेचुरली फूट फूट के रोने लगा है। हाँ। तो असरानी इस बच्चों को चुप कराते, उनको भी लता जी की वो लोरी याद आई, ये संजोग की। लोरी गा रहे हैं असरानी जी। हाँ, तो असरानी अब गाएंगे अपनी लता जी का मीठा गीत, असरानी अपनी मीठी आवाज में गाएंगे। अब देखिए सुनिए कैसे इस गीत को बर्बाद किया, कैसे वाट लगाई गाने की, कैसे पोस्टमार्टम किया। और बोलता हूँ कि असरानी गाएंगे लता जी का गीत, जू 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 जू, बच्चा सामने है अभी जिंदा है। यशोदा का नंद लाला, हा ब्रिज का उजाला रे, मेरे लाल जैसा कोई भी लाल नहीं रे, जू 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 हा। तो बच्चा हमेशा के लिए सो गया। तो ये सब मैं करता था। तो लक्ष्मी जी को पता था कि मैं मिमिक्री कर, तो एक दिन वो बोले सुजय तू आते रहना, लक्ष्मी जी की आवाज में। उन्होंने अभी लक्ष्मीकांत जी की वॉइस लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उनका एक गाना लोगों को पता है, देश प्रेमी में उन्होंने गाना गाया था आशा जी के साथ फॉर अमित जी। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं ला हम सा एक नहीं। तो ये लक्ष्मीकांत जी के बोले छुटे तू आते रहना, तेरा अगले साल कुछ ना कुछ मैं करूंगा। तो और एक दिन वो आ गया, अचानक मुझे महबूब स्टूडियोज बुलाया गया। अच्छा मुझे कुछ नहीं मालूम था गाने के रिहर्सल में। तो मैं गया तो 60-70 म्यूजिशियंस बोले तू गाना लिख ले। तो गाना था, और उन्होंने मुझे गाना सिखाया। या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ, ऐसे सिखा देते, रहता हूँ मैं कहाँ, हर वर्ड पे ताकि सिंगर को, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो बोले गा, बोले या अली, नॉर्मल मेरी वॉइस, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। रिहर्सल हुई तो मैंने डरते डरते पूछा लक्ष्मी जी मतलब क्या कैसा है, लगा जी? नहीं क्या है, किसके लिए?
आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो। बोले अत्तर तेरी पहला ही गाना डायरेक्ट बच्चन। और ये जो सामने बैठे हैं ना, इनका नाम है शशि कपूर। तो मैंने कहा, शशि कपूर जी बैठे। मैंने सर जानता हूँ सर, नमस्ते। तो थोड़ी सी एज हुई थी। तो लक्ष्मी जी ने कहा बिफोर माय रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्ड होने से पहले, तो ये जो लड़का है ना, ये अमित जी की साउंड बहुत अच्छी तरह बनाता है साउंड। तो शशि बोले सुनाइए। तो मैंने उनको याली याली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोलते लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। अरे वाह। तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो मैंने पहले अजूबा में अमित जी की आवाज में एक गाना गाया, जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों पे चलने दे, ऐसा कुछ है। वो गाना था, ओ मेरा जाने बाहर आया। फिर एक गाना ऋषि कपूर और अमित जी के लिए था। तो अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना, तो ऐसा। और इस तो ये अमित जी ने सुना और शशि बोले ये है कौन, उसको बोला। और इस ये ताजुब है के गाने की रिकॉर्डिंग का एक मैं जोक बताता हूँ। तो मैंने और मुन्ना जी ने गाया, मोहम्मद अजीज साहब ने। और उसमें क्योंकि शशि कपूर डायरेक्टर थे और ऋषि कपूर हीरो थे, तो ऋषि कपूर भी आए थे रिकॉर्डिंग में और रणधीर कपूर भी आए थे। अरे वाह। तो गाना वाना हुआ, सब टेक ओके हो गया, फोटोग्राफ्स वगैरह हो गए। तो रणधीर और ऋषि जी बैठे। तो रणधीर जी ने कम ऑन यार लेट्स गो, बिल्कुल आवाज सही थी। तो ऋषि को बोला कम ऑन लेट्स गो, रुको यार अमित जी को आने दो। व्हाट अमिताभ बच्चन ये सॉन्ग द सॉन्ग। तो उनको लगा अमित जी गा रहे और वो आएंगे तब निकलूंगा। ओ माय गॉड बोला। तो फिर शशि जी बोले अरे वो स्टूडियो के अंदर भी डाउट में थे कि वो अमित जी गा रहे हैं। और वो महबूब स्टूडियोज का वो जो उनके स्पीकर्स, उनका साउंड, मतलब एक्चुअली मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है मैं उनके जैसा साउंड करता। तो शशि जी मुझे ले गए फर्स्ट टाइम फिल्म सिटी में और उसे हाथ पकड़ के बोले अमित जी सुदेश भोसले, और मैं देख रहा हूँ साक्षात अमिताभ बच्चन। सपने में भी नहीं सोचा था, दूर दूर तक अमिताभ बच्चन, मैं तो पेंटर हूँ। तो मेरा सर नमस्ते, और मैं देख रहा हूँ उनका चेहरा कि वही है क्या। कंफर्म कर रहे थे। हाँ अरे ऐसा ही फिल्म में जो लगते हैं वही सेम है। तो बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। ये उनका पहला स्टेटमेंट। और मैं फिर शशि जी के पीछे दौड़ के अरे जाओ उनको पूछो गाना कैसे लगा। सर गाना कैसे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर मैं भाग के सर अब मेरे से नहीं सहा जाता, मैं भाग रहा हूँ। वो इनफैक्ट गुस्सा या डांटना, वो खुद हैरान हो गए कि ऐसा कौन कर सकता है। और फिर जब अमित जी ने उस वॉइस को एक्सेप्ट कर लिया, तब लक्ष्मी जी के मन में एक आइडिया आई और मुझे बोला था जब तू शो नहीं करेगा ना, या आके बैठे रहना, देखना हम लोग कैसे गाए। और एक दिन मैं बोला सुरेश मैंने कुछ लिखा है, जरा मुझे उनकी साउंड में सुना। तो बोली अरे ओ जुम्मा, ये सब लक्ष्मी जी ने लिखा। मैं इस गाने पे मैं गाना सुनना चाहती थी। तो अरे ओ जुम्मा, तो अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन। हाँ बोले मुझे यही चाहिए। तो आज जुम्मा है तो आजा आजा, बोले आजा आजा। हाँ बोले अभी तू कल आजा। मैंने इतना ही लिखा है, मुखड़ा मैं बाद में लिखूंगा, सब लक्ष्मीकांत इतना लिखा और इतने को ही कल आ जाए। फिर दूसरे दिन बोले अभी देखो जुम्मा दे दे, बोले कोई जुम्मा दे। हाँ बोले तो ऐसे ना हर 2-2 दिन, मतलब हर दिन जाके एक लाइन ऐसा करते। फिर बख्शी साहब ने अंतरे लिखे आनंद बख्शी साहब। फिर रोमेश शर्मा जी इसके प्रोड्यूसर थे हम फिल्म के। फिर सब जब बन गया गाना, खिचड़ी जब पक गई, तो अमित जी को बोला गया कि आपके लिए हमने कुछ बनाया, जरा सुनिए आके। तो लक्ष्मीकांत जी के म्यूजिक रूम पे अमित जी आए और वो कहते हैं ना भारतीय बैठक, 1-to-1 सामने अमित जी और मैं यहाँ, बिना माइक्रोफोन के उनको गाना सुना। अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन तो आजा आजा, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे चुम्मा। तो बोले वेरी गुड, रिकॉर्ड कर लो। अरे वाह। 1 सेकंड में। एक और चीज बताना चाहूंगा इस गाने के।
तो अमित जी इतना मूड में आ गए ना, बोले सर यहाँ थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और एक्साइट हो गए, उनको पता चला कि कुछ तो एकदम वजनदार बन रहा है। तो बोलो सर मैं अफ्रीका में कहीं किसी पब में बैठा था, एक नॉर्मल आर्टिस्ट गा रहे थे, अचानक किसी ने एक सिंगर आया, उसने रे 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 तेरा राधा रे 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 रे, तो मेरे मुंह से निकला चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। तो बोले अरे अरे अच्छा लग रहा है। तो ये एडिशन अमित जी का कॉन्ट्रीब्यूशन वो आपने अंतरे के बाद जो है ना, ये अमित जी का दिया हुआ है। उन्होंने दिया और आपने तुरंत पकड़ भी लिया। हाँ मतलब ऐसे बोल गया मैं, तो जी। सबको वो क्लिक हो गया जी। और फिर 5-6 महीने बाद काफी रिहर्सल रिकॉर्ड हुआ गाना। और उस समय एक स्टाइल हुआ करता था, म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर को कैसेट बना के देते थे गा के, अच्छा। फिर हम लोग घर जाके उसको रियाज 24 घंटे करते। सुनते थे, और फिर सुबह से म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल होती थी, फिर माइक पे रिहर्सल होती थी, और फिर वो गाना रिकॉर्ड होता था। और उस वक्त अमित जी का और मेरा उतना वो नहीं था, मैं बहुत डरा हुआ था। और नसीब से उस दिन क्या हुआ, महबूब स्टूडियो में ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और नीचे मनमोहन देसाई साहब की शूटिंग कर रहे थे अमित जी। वो खुद इतने एक्साइटेड थे कि हर ब्रेक में ऊपर आके खड़े होते और वो ऐसे, और मैं डर जाता था। और इस गाने की रिकॉर्डिंग से 6 महीने पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, लक्ष्मी जी ने कहा था मुझे, सुदेश जिस दिन ये गाना बाहर आएगा तो देखना तो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, रिकॉर्डिंग से पहले। अच्छा। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने कहा यार अमित जी की आवाज़ में गाना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ गाना है, वो मेरा एक्सेंट, वो इतनी बड़ी ऑर्केस्ट्रा बैठी हुई और लाइव, जी। और वो भी अमित जी देख रहे हैं ऐसे, बहुत डरा हुआ था मैं। और मैं ये मेरे कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, सुबह जैसे 10 बजे बोला था, 9 बजे पहुँच गया। फिर बैलेंसिंग, प्यारे भाई म्यूजिक बना रहे, इंस्ट्रूमेंट्स का बैलेंसिंग, फिर चलो चलो एक बार गाओ दोनों, कविता जी और मैं, बिना माइक्रोफोन के 80 म्यूजिशियन के सामने हम लोग गा रहे हैं। फिर बोले अरे अमित जी आए, उनको सुनाओ, समझ रहे। और रात को 2 बजे टेक हुआ, तब तक तो मेरी हालत खराब हो गया, दोनों थके हुए थे। लेकिन जैसे गाना रिकॉर्डिंग हुआ, तभी उधर भीड़ जम गई। अच्छा। कि एक बोलता ना, एक इंट्यूशन, सबको लगा कुछ तो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है जी। और रिकॉर्डिंग के वक्त ही लोगों ने वहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना शुरू कर क्या दिया। बात है। और वो बोलता ना रेस्ट इज हिस्ट्री। जब गाना बाहर आया तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि सुदेश भोसले कौन है। और आज भी लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको नहीं पता कि सुदेश भोसले ने जुम्मा जुम्मा गाया। हाँ, कई बार ऐसा होता है, यहाँ तक कि कई सारे गाने ऐसे हैं जो आपने गाए हैं और हम यही सोचते हैं कि और अमित जी बोलते यार ये हो क्या रहा है यार, गाना मैं गाता हूँ, लोग बोलते सुदेश भोसले गा रहा है, ये हो क्या रहा है। उनको भी समस्या है। तो अभी जैसे, और दूसरा मैंने क्या ना, प्लेबैक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सिंगिंग एंड प्लेबैक सिंगिंग में क्या फर्क है। जी बिल्कुल। जैसे मैंने 90 में 34 इयर्स हुए सर इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, मंच पे आप गाते हैं, आप जनरली रियाज करते हैं, और आप स्टूडियो में खड़े होके गाते हैं, तीनों में अंतर बता दीजिएगा। एक होता है रियाज करना जी। अगर आपको भगवान ने सुर और ताल दिया है तो आप एक गायक बन सकते हो, अच्छे गायक। जी। प्लेबैक के लिए वही 2 चीजें हैं बेसिकली, आपको चाहिए आवाज अच्छी चाहिए, सुर समझना चाहिए, ताल समझना चाहिए। जी। लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में 2 चीजें और एक्स्ट्रा होती हैं। जी। क्या होता है कि आपकी वॉइस उस चेहरे को सूट करनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात, आप में एक एक्टिंग का एक वो चाहिए, हुनर चाहिए, जिससे अभी अगर मैं जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा जुम्मा, या अमिताभ बच्चन के लिए गा रहा हूँ और मैंने जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा जुम्मा, वही सुर में ही है गाना, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा 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 दे दे
जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा यहाँ। तो सिंगिंग और प्लेबैक सिंगिंग में ये फर्क है। दूसरी बात, 34 साल पहले गाना रिकॉर्ड, तब कैसे गा था, जुम्मा चुम्मा दे दे, उसके बाद आया मेरी मखना शावा शावा। जी, तो बिल्कुल। अब उस वक्त का चेहरा अमित जी का वो और दौर जमाने आज का पर- चेहरा जी बिल्कुल और आज की उनकी आवाज बदल गई। अभी जैसे वहां था ना, कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा ना, गब्बर सिंह अपने आदमियों को कहते कि बंदूकें फेंक दे, है ना। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दो। अगर आज वो, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा आज जी, के। अच्छा। तो मैंने वो जुम्मा चुम्मा दे दे, अभी अरे बादशाह की देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3 4, रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, से शावा शावा माहिया से शावा शावा, हे कहरा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा। तो ये ना, रूप तेरा सोना सोना, आज की वॉइस करोड़पति वाली वॉइस जी है ना। बिल्कुल। एक पंजाबन कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई है। तो ये जो फर्क है ना, जी वो एक अच्छा प्लेबैक सिंगर एक अच्छा एक्टर ही कर सकता है। इसीलिए हम्म, इतने करोड़ों लोगों में से क्यों सिर्फ लता जी, आशा जी, किशोर दा, रफी साहब, मुकेश जी, हेमंदा पॉपुलर एज प्लेबैक सिंगर, जी बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ गाना नहीं देते, उसके साथ वो एक्टर, वो कैरेक्टर, वो मूड, वो लिरिक्स, वो सिचुएशन, वो सब कुछ ध्यान रखते हैं। दैट इज व्हाई। एक रफी साहब के बारे में एक वो किस्सा भी है ना कि रफी साहब ने गाने का पूरा रिहर्सल किया, गा दिया, और थोड़ी देर बाद गुलशन बाबरा जी आए और बोले साहब ये मुझ पे फिल्माया जाना है। और उन्होंने उसको फिर से गाया क्योंकि ये जंजीर में, जंजीर फिल्म का। जी दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। हाँ समझ गया समझ गया। सर आप पूरा इंस्टीट्यूट है, पूरी अच्छा, एक संस्था है। इसी से मिलता जुलता एक किस्सा है। जी प्लीज। किशोरदा ने गाया, जी ये मुझे प्यारे भाई ने खुद कहा कि वो गाना गाया उन्हें, पिया का घर, हम्म, ये जीवन है, सॉरी, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है। ये गाना गाया, रिकॉर्ड हुआ गाना, हाँ। और वो निकल रहे थे तो लक्ष्मी अच्छा। जी प्यारे जी ने बोले, किशोर दा बोले क्या हुआ, वो बोले, क्यों अच्छा नहीं गाया ना, नहीं बहुत अच्छा, तो फिर क्या हुआ, ये गाना थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। अच्छा। बोले अच्छा। तो उस वक्त ना किशोर दा ना एक इतना ऊंचा छाती तक एक स्टूल लेके ऐसे हाथ रख के गाते थे, गाल पे हाथ रख लिया उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये पहले ऐसे ही ऐसे गाते थे। ऐसे स्टाइल होता था। अच्छा। तो सॉफ्ट चाहिए, कैसे कैसे कैसे, तो उन्होंने कहा, ये जीवन है, दोनों गाल पे हाथ रख। इस जीवन का, ऐसे जी हाँ गाता बिल्कुल, चलो 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 टेक करो, बिल्कुल पूरा गाना ऐसे करके, यही है, यही है, यही है रंग, पूरा गाना एक टेक में गाया है। क्या बात है, ये किशोरदा की खासियत है, बच्चा बन गए दोनों गालों पे हाथ रख के। लेकिन बच्चा देखिए बन ना, उन्होंने सिर्फ उतना मतलब सॉफ्ट चाहिए, ऐसे चाहिए ले लो, जिससे रफी साहब ने कहा ना गुलशन बावरा पे। जी। और मुझे याद है कि उस वक्त ना, ये क्योंकि मैंने किशोरदा के साथ 5 साल स्टेज पे काम किया, जी। तो उस वक्त राइवलरी थी लेकिन रिस्पेक्ट था, राइवलरी होने के बावजूद भी। और जैसे किशोरदा को वो गाना लक्ष्मीकांत जी ने, प्यारेलाल जी बोला, ये वादा तेरा वादा वा, तो बोले नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये मोहम्मद रफ़ी से गवा। अच्छा। हाँ, तो वो मिन्नतें की, राजेश खन्ना बोले नहीं नहीं, ये उनका गाना, उनकी स्टाइल, मैं नहीं गाऊँ। फाइनली किया ये गया कि रफ़ी साहब को बोला गया कि आप किशोरदा को मनाओ, अच्छा। तो फिर किशोरदा ने गाया। तो उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर्स भी ऐसे थे कि सपोज हाँ। रवि जी को एक मूवी की स्टोरी बोले, ये मेरा काम नहीं, ये मदन जी का काम है, उनको सुनाओ। अच्छा, ये इतना सामंजस्य उस समय पे बिल्कुल, था एक जैसे दूसरे के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को एक आध म्यूजिक स्टोरी बोले, ये नहीं, ये पंचम का काम है। बीच। अच्छा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किशोरदा शोज में ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने गाने गाते थे, लेकिन एक गाना गाते थे, आपने वो गाना सुना है,
रफी साहब का। मन रे तो काहे नदी धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तो काहे नदी धरे। रफी साहब भी आ गए। लेकिन ये गाना सुनने की वजह ही है हाँ। कि अपने हर शो में हाँ। किशोर दा बोलते थे, अब एक गाना मैं मेरे दोस्त रफ़ी साहब की याद में गाता क्या? हूँ, और वो ये गाना गाते थे। और सुनिए वो कैसे गाते थे। सुनाइए। मन रे तो काहे नधी धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तो काहे न धीर धरे। ईश्वर ने आपको जब बनाया होगा ना, एक नहीं कई सारे व्यक्तित्व आप में डाले। ये चीजें मुझे भी याद आ रही, मतलब एक तो किशोर दा, एक तो रफी साहब, और रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए। जी। तो देखो, मुझसे अच्छे अच्छे गाने वाले, सुर में गाने वाले हैं, लेकिन जैसे मैं कई बार बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर स्टार के साथ टूर करता हूँ, तो अभी मैंने 2 साल पहले यूएसए में टूर किया, तो एक से एक प्लेबैक सिंगर्स, मतलब हजारों गाने गाए उन्होंने, उनकी फैन फॉलोइंग और सुरीले, जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा था। और बीच बीच में हर गाने बाद अरे जुम्मा जुम्मा लोग चिल्ला रहे। तो एंड में मैं गया, मैं गाऊंगा तो ऐसे नहीं गाऊंगा, आपको सबको कुर्सियों से उठना पड़ेगा, सब इधर आना पड़ेगा, और को एंजॉय करना पड़ेगा। अब यकीन नहीं करोगे, हर शो में पूरा स्टेडियम नीचे आके डांस कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन शो के बाद क्या हुआ, शो बेस्ट था। हाँ। म्यूजिक डायरेक्टर के मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सुपरहिट गाने सब। लेकिन जब लोग बाहर निकले तब क्या चर्चा हो रही थी, यार सुदेश भाई ने हमको यार नीचे बुलाया। हाँ। उनको ये याद रहा। हाँ। तो हर, अगर आप परफॉर्मर हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आप कितना सुर में गाते हो या आप कितनी अच्छी हिंदी बोलते हो, उससे ज़्यादा उनको लगे कि यार ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए कर रही है। जी। उनकी आंखों में देख के गाओ, जी। उनकी तरफ देख के मुस्कुरा के गाओ। जी। या और एक बात बताता हूँ मैं, मतलब जैसे आपने कहा ना क्या क्या कहेंगे, जी। मैं कभी लिस्ट नहीं बनाता हूँ, कभी भी नहीं, डे वन से सीक्वेंस नहीं बनाते। क्योंकि मैंने देखा जिस दिन मैं सीक्वेंस, मेरे एंटर होते ही 4 फरमाइशें आ जाती हैं। बोले चलो भाई ये क्या बोल रहे हैं, मुसाफिर हुए, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ओरे माझी से ये, अरे फिर ओ साथी रे, शुरू हो जाता हूँ मैं। तो इन चीज़ों से फिर वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। मतलब जो परफॉर्मेंस और जो डिसिप्लिन है, वो ऑफकोर्स डिसिप्लिन हमारी सारी इंडस्ट्री एक ही शख्स से सीखे हुए, ये अमिताभ बच्चन साहब। बिल्कुल। अभी हमारे विविध भारती स्टूडियो में कुछ और मंच पर गाने वाले, हाँ। ये कहूंगी कि अभी के जवान बच्चे हाँ। आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। और उनसे जब अलग से चर्चा होती है तो वो सारे यही कहते हैं कि सुदेश जी को देख के हम सीख रहे हैं और सीख कर वो कर रहे हैं। तो आप हम सबके लिए, जो भी मंच के कलाकार हैं, उन सबके लिए आप सच में एक विश्वविद्यालय है और बहुत कुछ आपसे सीखा जा रहा है और सीखा जा सकता है। अभी एक नाम मेरे कान में बार बार कह रहा है आगे कि मेरा नाम ले लो, और वो है राहुल देव बर्मन साहब और आशा भोसले जी। इनका आपके जीवन में बहुत प्रभाव रहा है और इनके साथ आशा भोसले जी ने कुछ एक कहीं मैंने आपको कहते हुए सुना था, और मैं चाहती हूँ ये सब आपके मुंह से हमारे श्रोताओं को सुनाया जाए। क्या सुना? वो उनके बाथरूम के बाहर रिकॉर्ड कुछ रख दिया था, कुछ तो हुआ था। तो एक्चुअली मैं अगर सच कहूँ तो देखो, अगर आप टैलेंटेड है जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं जी, आप मेहनत करने को तैयार हैं जी, तो मुझे लगता है आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कोई ना कोई, ये बोलते हैं ना, बीइंग एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम। और मेरी जिंदगी में ऐसा है कि भगवान ने शायद मुझे कुछ इस उम्र में, उस उम्र में, इस पड़ाव पे इन गुरुओं को मेरे
दिलीप ही थे। तो कितने गायक थे उस वक्त भी, लेकिन किशोर दान के साथ काम करने का मौका मुझे ही मिलना, बिल्कुल। फिर किशोर दा ने मुझे प्यार करना, किशोर दा भाई तू बहुत अच्छा है रे, या बोलना मतलब। और कभी कभी जब हम फॉरेन जाते थे ना तो किशोर दा पासपोर्ट्स मंगवाते थे पूरे ग्रुप का जी। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तो किशोर दा बोले हाँ ठीक है, सुदेश का है कि नहीं। और अगर मैं बिजी हूँ कहीं, आशा जी के साथ हूँ या अमित जी के साथ हूँ, या मेरे साथ नहीं आ रहा, बड़ा आदमी बन गया, उसको बोलना कान पकड़ के ले जाऊंगा। ये किशोर दा मेरे लिए कहते। वो उसके बाद आशा जी एक बार ऑर्केस्ट्रा देखने आई, म्यूजिशियंस 1986 में जी। सब ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उस दिन मैंने जो जो किया मुझे वंस मोर मिला। और ऑडियंस में अंधेरे में आशा जी बैठी, ऑडियंस को पता नहीं कि आशा भोसले बैठी हैं। अच्छा। वो सिर्फ म्यूजिशियंस और हमको सुने। वो बोले ऑर्केस्ट्रा अच्छा है लेकिन ये लड़का कौन है। उसको बोलना ये अमिताभ बच्चन और सचिन दा बहुत अच्छा कर रहा है। क्या बात। अच्छा, उसमें एक जोक भी हुआ। हाँ। हमारे जो मैनेजर है विजय देसाई जी, वो इंटरव्यू में निकल गई वो जी। और उनको पूछा कैसे, बहुत अच्छा। ये लड़का कौन है, मुसलमान है क्या। तो बोले नहीं ये भी भोसले। उसको बोला उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। ये फैक्ट है। और उसके बाद ना उसी हफ्ते में हमारे मेलोडी मेकर्स के 25 साल हुए थे, सिल्वर जुबली। तो एक एल्बम बनाया था जी। तो स्टूडियो में आशा जी से मिलने में गया, तो आशा जी से ना मुड़ के अपनी चप्पलें जो उतार रही थी, तो मैं पीछे से आके उनके पैर से नमस्कार सुदेश भोसले। बोले हाँ, मराठी में बोले कि हाँ मैंने उस दिन तुमको सुना, तुम्हें सुना मैंने, वो तुम दादा की आवाज़ बहुत अच्छा गाते हो और बच्चन की आवाज़। तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये हो रहा है। फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद आशा जी ने अचानक क्या बोल दिया, आप जरा वो सचिन दा का गाना सुनाओगे मुझे। और मैं जो डर गया। आप सोचिए आशा भोसले जी आपको पहली बार मिल रही हैं और बोली गाना सुनाइए। अच्छा, मुझे गाना नहीं आता, मतलब सीखा नहीं हूँ। हाँ। अच्छा, उस वक्त कोई म्यूजिशियन साथ में नहीं था। हाँ। और बोली मुझे सुनाइए, मुझे उस दिन बहुत अच्छा। तो मैंने आँख बंद कर ली और भगवान का नाम लिया, इस गारंटी के साथ कि गाना खत्म होने के बाद, अच्छा गाने में मैं गोल मारूंगा जरूर और गाना होने के बाद गालियां तो पड़ेंगी मुझे। ये सोच के मैंने भगवान का नाम लिया, आंख बंद कर दिया, कोई नहीं सुर वगैरह। वो गाना गाना ने अमर प्रेम में जो सचिन दा ने गाया, हो राम रे हो रमा झोली में बिठाई के लाए मोरे सजना के द्वार। हो बीते दिन खुशियों के चार, देते दुख मन को हजार। हो झोली में मिठाई के कहा। क्या बात है सर। तो ये मैंने 2 अंतरे आँख पूरी बंद करके गया। जब मैंने गाना खत्म हुआ तो देखा तो आशा जी ऐसी बैठी, मतलब अपना चेहरा ढक लिया था उन्होंने दोनों हाथों, और जैसे गाना खत्म हुआ हाथ हटाए, पूरे आंसू बह रहे ठपाठप। रो रही थी और बोलते हैं मुझे ऐसे लगा सचिन दा सामने होके खड़ा, मतलब ऑलमोस्ट रो रही थी। ऐसे लगा सचिन दा खुद सामने होके खड़ा, आप ये गाना फिर वापस गाएंगे। तो बोला कि उन्होंने साउंड इंजीनियर से कहा इसको रिकॉर्ड करो प्लीज कैसेट में। तो थोड़ी हिम्मत आई, मैंने गाया और फिर क्या बोलते 2 लाइनें अमिताभ की करोगे क्या। तो फिर तो मैं तो तैयार हो गए थे। रिश्ते में तुम्हारे बाप होते हुए 1 लाइन हेमंत की करो ना। आपको सब कुछ याद था। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सो जा दिल की दास्तां। वो हो गया। फिर मैं बोला अभी 1 लाइन संजीव कुमार की। आज भारती में मुझे आपने बुलाया,
निधि जी, बड़ा अच्छा लग रहा है इंटरव्यू करके। आपने मेरे कितने ही पहलुओं को उजागर कर दिया, धन्यवाद। और आज गोकुलाष्टमी है, जी। किशन भगवान बाहर दही का मटका लेके खड़े हैं। तो ये उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, कुछ बोली नहीं, वो निकल गई। हाँ। और नेक्स्ट डे 7 बजे लैंडलाइन सामने किसी के घर पे फोन आया, और 7 बजे वो आदमी गुस्से से, सुबह फोन है तेरा, हाँ। मोबाइल अच्छा, वो में था, दूसरों के घर पे वो फोन भी आता सामने में, अरे जल्दी आ, फोन है तेरा। हाँ। और मैं वैसे शर्ट वर्ट पहन के हाँ। भाग रहा था। हाँ। तो किसका? आरडी बर्मन के इधर से। उनको कोई मतलब नहीं है। नहीं, उसकी नींद टूट गई ना, अच्छा। उसकी नींद टूट गई। तो क्या, तो बोले हेलो, सुरेश जी बोल रहे हैं, पंचम दा के यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको 10 बजे म्यूजिक रूम में पासपोर्ट लेके बुलाया। हाँ, मैं ये क्या हो गया, ऐसे हो गया मेरा। तो 9:45 टैक्सी लेके पहुंचा, और पंचम दा बहुत ये मतलब यादगार सीन है अभी। तो पंचम दा का जो सेंटा क्रूज में मैरीलैंड्स वो म्यूजिक रूम है, वहाँ में गया तो आशा जी बैठी हैं, पंचम दा बाजे पे है, सपन दा, जगमन दा, फिर मनहरी दा, सब। तो मैं गया तो सब देख रहे हैं मुझे ऐसे। तो आशा जी ने, हाँ हाँ, ये यही लड़का है, वो यही लड़का है। तो पंचम दा मुझे देखते, तो दादा नमस्ते, तो बोलते मेरे बाप की आवाज में गाते हो। और सब 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 हंसने लगे। तो उन्होंने बताया, अरे मालूम क्या, बैठो 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 बैठो, क्या किया, मैं नहा रहा था, आशा ने बाहर गाना लगाया जो विदाउट म्यूजिक था। तो मैं सोचने लगा मेरे बाबा को गुजरे तो बहुत सालों, ये मुझे लगा मेरे पिताजी बाथरूम के बाहर खड़े होके गा रहे। तो मैं फटाफट नहा के टॉवेल लपेट के बाहर, अरे कहाँ, बोले आपके बाबा नहीं, एक नया लड़का उसने गाया। अरे कौन कौन, उसको बुला लो बुला लो। और 10 दिन बाद उनका शो था आशा भोसले आरडी बर्मन नाइट इन हांगकांग, बोले इसको लेके जाते हैं। और मैंने उधर गया, रिहर्सल्स हुई, किशोर दा के वगैरह गाने मैंने गाए, और फिर वहाँ भी बहुत मिमिक्री रिस्पॉन्स, बहुत मतलब पता नहीं, कहते हैं ना, मेहरबान था। जब भी मेरा ऑडिशन जैसा शो था, मेहरबान। और फिर पंचम दा में वापस है, अब ये एक लड़का ये जो है, ये मेरे बाप की आवाज में गाता है, सुनाओ। और उनके सामने, सुन मेरे बंधु रे, तो पंचम दा जैसे गाना टाइट मुझे पकड़ के एकदम ऐसे आपको गले लगा लेते। और वो दिन 86, वो दिन है, आज का दिन है। आशा जी के लगभग हर शो में मेरा सुदेश तू रहता तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ डुएट गाने। तो मतलब बोलते हैं ना, आशीर्वाद ही है। ये बहुत बड़ी चीज है कि एक बेटा अपने पिता को याद करना चाहता है, और आपकी आवाज में वो उन्हें याद कर पा रहे हैं, नेमत है ईश्वर। अच्छा, जी जी बिल्कुल। और मेरा क्या है ना कि मैं जो चीज सुनता हूँ ना, उसे वैसे ही गाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अच्छा, उन्होंने एक बात, मेरे पिताजी के जब दांत निकाले थे, उनके दांत से एक सीटी निकलती थी, वो तुम एग्जैक्टली वैसा गाते हो, जबकि मुझे पता ही नहीं कि मैंने वो सीटी वीटी का वो कुछ निकाला हुआ है। जी। तो ऐसा कुछ हुआ, ऐसा लगता है कि आपके कान और गले के बीच में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा रिश्ता है। जी जी। और मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे आशीर्वाद मिले हैं सारे। क्यों, देखिए, आरडी बर्मन, एसडी बर्मन, महमूद साहब, किशोर दा, इनका एक बहुत घना रिश्ता था। तो एक शो में मैंने स्टेज पे वो गाना गाया, सुन मेरे बंधु। और देखा ऑडियंस में महमूद साहब बैठे थे। अच्छा। और मैं कभी महमूद साहब से मिला नहीं था। जैसे मैंने 2 अंतरे पूरे के मैं अंदर आया, महमूद साहब उठ के पीछे आए, बैक स्टेज विंग्स में आए, और मेरे इधर हाथ रखा, बेटा, गाल पे हाथ रख के, गाल पे हाथ रख, बेटा, जब तूने सचिन दा का सुर लगाया, मैं तेरा चेहरा देख रहा था, तेरा ऊपर वाले के साथ कनेक्शन हो गया था। क्या बात है, क्या चाहिए और। सच्ची महमूद साहब जैसे व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, वो समझ है उनको। जी जी, उनसे बड़ा गुरु कौन होगा इस फील्ड में। सर, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, एक्टिंग की, मिमिक्री की, पेंटिंग की, दूसरी आवाजों में गाया, खुद की आवाज में गाया। एक गीत और आप कुछ गा दें जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें, आपका गाया हुआ कोई गीत। उससे समाप्त करेंगे हम। नहीं, उसके बाद हम कुछ और एक आध प्रश्न और पूछेंगे आपसे। देखिए, मेरा ना पहला मराठी गाना गाऊंगा। प्लीज। मैं आपको मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, 1986-82 टर्निंग पॉइंट था जब मैं ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। फिर मुझे मालूम पड़ा
अच्छा वहाँ ऐसे जोक हो गया, तो बोले अरे पासपोर्ट ला, मतलब कहा यूएसए जाना है, बोला अच्छा यूएसए जाना है, तो किशोर किशोर कुमार के साथ जाना है, हमारे जो ओनर थे, बोला अच्छा कौन किशोर कुमार, अबे किशोर कुमार के साथ जाना है, किशोर कुमार कौन किशोर कुमार, तू जिसको गुरु मानता किशोर, क्या बात कर रहे, प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार के साथ यूएसए, तो आप समझ रहे हैं ना। जी, जी, जी। उसके बाद 86 में ये पंचम दा वगैरह कैसा शुरू, लेकिन और वहां से आने के बाद, हांगकांग से आने के बाद मुझे पहला हिंदी ब्रेक पंचम दा ने दिया जलजला में, जी, अनुराधा पौडवाल जी और शैलेंद्र सिंह के साथ ये मेरा गीत था। गाना था। जी। और कोइंसिडेंस देखिए कि मेरा उससे पहले मुझे मराठी फिल्म में प्लेबैक सिंगर अनिल मोहिले, अरुण जी, पौडवाल, जी। और वो भी गाना अनुराधा जी के साथ, मेरा पहला क्या? मराठी गाना। तो मैं 2 लाइनें सुने, वो महेश कोठारे जो हमारे मराठी के जी। टॉप प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर, उनका कमबैक था, उनके लिए उनको एक बेस वाली वॉइस वॉइस चाहिए। तो सांग में तुझला काय देव ऐशा मोह क्याला, हवे ते दे हवे ते घे जवळ तू ये ना, सांग में तुझला काय देव, ये मेरा अपना है। और वो गाना है जो जलजला, वो भी पंचम दा भी देखिए लाइव गाना, जी। उसमें भी मैंने गाना और मिमिक्री करवाई। हाँ, ऑर्केस्ट्रा के साथ। होली आई रे होली आई, आमी गाव नामी जहाँ दक्ष के सवार, देश देश के राजा आए, देश देश की रानी, होली आई रे होली आई, अरे होली आई रे होली, हटे हटे हटे। तो पहला ही गाना मिमिक्री से शुरू हुआ, और उसके बाद तो ऑफ कोर्स जीवन की गाड़ी जीवन बहुत की गाड़ी लंबी गाड़ी। चली है और बहुत खूबसूरत है। आज भी अगर कहीं पर आपका नाम लिया जाता है तो हर कोई कहता है हाँ उन्हें बुलाओ, हम उन्हें सुनना चाहते हैं। जी, और जी। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही वर्ग आपको सुनना चाहता है, आज की जनरेशन के बच्चे भी आपको जी, सुनकर जी। खुश होते हैं, और जी। हमारे दादाजी जिन्हें हम कह सकते हैं उस उम्र के लोग भी मैं बहुत खुश एक्चुअली होते हैं। बोलता हूँ कि 8 साल के उम्र के बच्चे से 80 साल के बुजुर्ग तक उनको मैं मतलब एक्चुअली जी, एंटरटेन कर आपके सकता हूँ। साथ खुश होते हैं जी, लोग। जी, जी। सर एक प्रश्न आता है मन में, मैं आपकी उम्र बिल्कुल नहीं बताऊंगी रेडियो पे, श्रोताओं मैंने को बोल जानना- दिया ना, वैसे आप कई बार बोल देते हैं। 1974 में मैं 14 साल का था, हिसाब लोग लगाते हिसाब जाइए। लगाते रहो। पर फिर भी एक बात है कि आपकी आवाज जी, और आप जिस तरह से सामने बैठे हैं, दोनों का एक बहुत अच्छा सामंजस्य है। ना आवाज में कोई कमी है, ना शरीर में, जो बोलते हैं ना आपका बॉडी बिल्डअप जो होता है, एक दिखने का एक तरीका होता है, उसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि एक उम्र होती है, बढ़ती है, वो बढ़ नहीं रही है, रुक गई है। आवाज की उम्र, शरीर की उम्र दोनों रुकी हुई है। तो इसके लिए एक दिनचर्या होती होगी, कुछ तरीका होता होगा। इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क की चाल है। उन्होंने आपको खाना नहीं दिया? हाँ, नॉर्मली बोलते हैं ये अपोजिशन वालों की चाल है मेरे खिलाफ। देखिए क्या है, जी दिनचर्या कुछ भी कीजिए आप, जी ऊपर वाला चाहता तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन हाँ, पहले खाने पीने, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं ये हमारे युवा वर्ग, मतलब भले वो कलाकारी में आना चाहते हैं या नहीं चाहते, जो भी यंगस्टर हाँ, हैं, कि हमारी इंडस्ट्री में एक कुछ लोगों का मानना है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको शराब पीनी पड़ती है, आपको हाँ। सिगार पीनी पड़ती है, सिगरेट, आपको पान तंबाकू खाना पड़ता है। तो मेरी उनसे ये सलाह है, या मैं ये कह सकता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं पार्टी में जाने के बाद पीना पड़ता है वरना इंसल्ट होता है। तो मैं ये कहता हूँ, सुदेश भोसले ये कह रहा है कि मैंने आज तक किसी चीज़ों को इनमें से छुआ तक नहीं है, और इसके बावजूद मेरा कोई नुकसान हुआ नहीं। क्या बात है और सर। दूसरा कि शायद वो भी एक वजह है। और सेकंड थिंग, पहले होता ना जवानी में, मतलब ये खा लिया वो खा लिया तो हजम हो जाता था, लेकिन अभी जैसे मैं अभी मजाक में आपसे कह रहा था इंटरव्यू से पहले कि मैंने एक देखा कि स्टेज पे अगर आपको, पहले ना गाने सुनते थे लोग 70s में 60s में, अब लोग गाना देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं रहोगे तो आप कितना भी अच्छा गाना गाइए,
तो लोग आने के साथ अरे यार इसका पेट आया हुआ है, तो कभी कभी ना डाइवर्ट होता है आपकी फिगर पे, आपकी ड्रेसिंग सेंस पे या आपकी बॉडी पे, फिर आपकी उम्र पे। ठीक है, आप फिर गले से वो जो भी निकलते हैं सो उसके वो अलग है, लेकिन ज्यादातर लोगों को एक प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी, एक पॉजिटिव प्लेजेंट पर्सनालिटी की अपेक्षा करते। अगर इवन मैं भी कहीं जाऊंगा तो मुझे लगा यार हाँ यार दिखने में भी अच्छा है और गा भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये इनको कहाँ से साड़ी पहनी हुई औरत को लाया, ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हम तो आर्ट को, लेकिन पिछले कुछ 20-30 सालों से मैंने देखा नहीं, आपका शरीर आपको सिग्नल देता है, बिल्कुल वार्निंग देता है। जैसे कुदरत आपको सिग्नल देती है अच्छा या बुरा, कुछ इंट्यूशन होता है कि आज नहीं जाना चाहिए इधर, उसी तरह शरीर आपको बताती। कल्याण जी भाई कहते थे अपना शरीर एकदम मशीन है, मशीन कभी खराब नहीं होता। कल्याण जी भाई एक बार बिगड़ जाए कभी ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा हाँ ये बात। तो अभी क्या जो अनाप शनाप खाने वो बंद कर दिए, क्वांटिटी कम कर दी। अच्छा ये जो बोलते हैं ना पिज्जा बर्गर फास्ट फूड, साल में 2 साल में एक आध बार। अच्छा हाँ, तो ये चीज़ें फिर वो अपने जो एरिएटेड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं। और जैसे मैंने कहा मैं मजाक में बोलता है हमारी लाइन में पेट बढ़ता है तो रेट कम हो जाता है। तो उस रेट का ज़्यादा ख्याल है, इसलिए पेट का ख्याल रखना। और हाँ छोटी मोटी, और अभी तो आप जानते हैं ना यूट्यूब पे इतने गुरु आपको मिलते हैं, बिल्कुल, तो सब बोलते ये करो वो मत करो, कभी कभी कंफ्यूजन भी करा देते हैं। एक कहता मत खाओ, एक कहता खा लो। अच्छा ये समझ में नहीं आता कि खाली पेट नींबू का पानी पियो, ठीक है, दूसरा बोलता है खाली पेट अदरक खाओ, तीसरा बोलता है खाली पेट लहसुन खाओ, बघार कर लेते हैं। तो बोले खाली पेट मेथी के दाने पियो। तो अगर ये सब खाली पेट खाना है तो मतलब किसी ना किसी को तो नाराज करना ही पड़ेगा। तो ये सब मजाक की बात। लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ एक जमाना था फिल्म इंडस्ट्री में कहीं भी ना, जैसे ऋषि कपूर जी खुद बताते थे अरे क्या यार तुम लोग ये जिम विम में जाते हो यार, हम लोग 6 बजते ही उधर ही खुल जाती थी हमारी बोतलें। अवेयरनेस नहीं था 50s 60s 70s में। एक ये जो नए कलाकार हैं यंग, तो एक उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनकी वजह से यंगस्टर जिम जाने लगे। हाँ। अरे हमको भी 6 पैक करना है, ऋतिक हो या सलमान खान हो, उन्होंने देखा कि अच्छा खाना चाहिए, अवेयरनेस आ गई है जी। तो ये, और अभी ना सिंगर्स हो या एक्टर्स सभी ये करते। और देखिए आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जिस दिन आपका शरीर ठीक रहता तब आपका मन भी ठीक रहता। बिल्कुल सही बात है। तो आपने अपना शरीर, मन, आवाज सब कुछ बहुत अच्छे से रखी, और जब सब कुछ इतना अच्छा है तो एक गाना और लालच खत्म नहीं होता हमारा। नहीं, वो इस मामले में मैं कहूँगा शत्रु जी का डायलॉग, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, शत्रु जी कैसे ना वो तो हर चीज सुदेश कमाल करते हो यार, तुम्हारी आवाज कभी खराब के लिए क्या करते हो यार, मतलब उनकी वैसे। तो वो उनका डायलॉग बोलूंगा जब फरमाइशे, तो जब उनके बच्चे बहुत जिद करते ये खिलौना जो तुम्हारी मांगे मजदूरों की तरह बढ़ रही है, आपको मजदूर नहीं कहूंगा, आपकी फरमाइश सर आंखों पे। बोलिए वो इससे मैं वो कहूंगा क्या बोलते ना, हम लोग इसका समापन करेंगे। सर वो एक नन्ना नन्ना नारे भी आपने गाया हुआ है और एक लुटिया गया भी गाया हुआ है, 2 पंजाबी गाने आपके गाए तो बहुत है। चलो मैं एक और या फिर आपकी मर्जी का कोई। अच्छा मैं कुछ ऐसे गाने गाता हूँ जो आपको मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए सोनी तेरी चाल सोनी वे, यहाँ से होगा सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमा तेरी मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे। फिर एक पंजाबन कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, होई सोना सोना हर दिल मेरा सोना स्वर्ण वाले नैन लड़ा के ले गई, सोना सोना दिल मेरा सोना झनकर तर 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 तड़ी मस्ती
थोड़ी यारी थोड़ा प्यार तेरा 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 जानकार अरे बच गए तू रहना रे बच गए तू रहना खल्लास अरे भंगड़ा पाले, अरे आजा आजा, ये कुछ मेरे चंद है गाने। तो और एक गाना मैं गाऊंगा जो मुझे बेहद पसंद है, Please, sir. ऑफ कोर्स किशोर दा का। स्वागत है सर। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। क्या बात है सर, ऐसा लग रहा था कि अभी विविध भारती पर बैठकर 3-4 घंटे हम आपकी आवाज में बस सुनते ही जाएं। विविध भारती पे बैठ के विविध आवाजें सुनते रहें, विविध भारती पे बैठ के विविध आवाजें सुनते रहें, और राष्ट्रीय प्रसारण ध्वनि तरंगों की ताल पर देश की सुरीली धड़कन, राष्ट्रीय प्रसारण विविध भारती आकाशवाणी देश की सुरीली धड़कन। क्या क्या बुलवाएंगे आप? नहीं, हम लोगों ने क्या है ये सब रिकॉर्ड कर लिया सर, और हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल। अब हम भी ऐसे ही बोलने वाले हैं जब हम विविध भारती पे आएंगे, तो जिस अंदाज में आपने बोला है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश भोसले और आप मुझे सुन रहे हैं विविध भारती पर। आरजे नहीं बोलना है? नहीं, आप बोल सकते हैं। हाँ। आज। विधि जैन। जी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश भोसले और आप मुझे सुन रहे हैं विविध भारती पर आरजे विधि जैन के साथ ओनली ऑन विविध भारती। जय हिंद। आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर हमारे साथ श्री सुदेश भोसले जी को, एक गायक, मिमिक्री आर्टिस्ट, पेंटर, परफॉर्मर, अभिनेता, बहुत सारी कलाओं के ज्ञाता, और कितनी सारी शिक्षाएं हमने इस कार्यक्रम में इनके साथ में बैठकर ली, और कितने सारे सुंदर किस्से हमने इनके साथ में सुने। इन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विविध भारती परिवार आपको बहुत धन्यवाद देता है सर, यहाँ आने के लिए, हमारे लिए इतना कुछ कहने के लिए और इतना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी भी विविध भारती पर आने के लिए मैं खुश रहूँगा। ये मेरी खुशकिस्मती रहेगी, सम्मान रहेगा, और एक अलग सा कहते हैं ना कनेक्शन है जी। और मैं विविध भारती, मतलब कभी कभी होता है ना कि लगता है नहीं जाना, लेकिन विविध भारती, आकाशवाणी, जितने भी ये चैनल्स है सरकारी, जिन्होंने हमारे जो गुरु हैं ना, उनमें एक विविध भारती भी है, मैं क्या कहूँ। बात है सर। तो उनके लिए तो हमेशा सर झुका के हाजिर रहूँगा। बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर। थैंक यू।